जहाँ पे मॉर्निंग में मैं ऐसे ही मैसेजेस चेक कर रही थी और डॉक्टर प्रन्योर का मुझे एक दिखा कि वर्कशॉप होने वाला है, वो भी एआई पे। मैंने मेरी फ्रेंड डॉक्टर प्रतिभा को तुरंत कॉल किया। मैंने कहा मैंने रात में ये मांगा था और इतना जल्दी ये आ जाएगा मुझे पता नहीं था। और मैंने तुरंत वो बुक किया सर। और वो वर्कशॉप मैंने अटेंड की। और बस वहां से मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में, ब्लिस विदास की लाइफ में एक जिनी एंटर हुई, जिसने बहुत दिन अभी नहीं हुए आपकी वर्कशॉप को, लेकिन सर मैं बता नहीं सकती उससे कितनी चीजें मैंने सीखी हैं। और लग रहा है आगे जितने हर्डल्स थे वो आप लोगों के बिना बताए और मेरे बिना मांगे सॉल्व होने वाले हैं। Hello and welcome to another episode of Entrepreneur Academy, in which we call it Hall of Fame. And we have today with us Dr. Sarita Mishra. She's an Ayurvedic gynecologist by profession, and she's also a founder of Bliss Veda. And she has a very good academic career. And she was first rank in All India PG entrance exam in BHU, and she has published multiple papers in the various journals and is running a very good brand name of Bliss Veda. Sarita ma'am, welcome and congratulations. थैंक यू सर। This Bliss Veda is your thought, your baby, right? यस Has grown सर, to इट this इज माय proportion. थर्ड बेबी। आई हैव 2 kids एंड इट इज माय थर्ड। So many congratulations once again. थैंक यू And सर। so Sarita, tell me about your academic background and how did you pursue Ayurveda and what is the story behind it? सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा संस्कृत लिटरेचर के प्रोफेसर थे। तो एक होता है ब्राह्मण फैमिली में एक लड़की, तो लोगों को लगता है कि कितना पढ़ाएंगे, शादी करना है तो सभी। और मेरा साइंस में हमेशा से इंटरेस्ट था। बीएचयू के बगल में मैं रहती थी, हमेशा बीएचयू जाना होता था, तो डॉक्टर्स को देख के लगता था लोग इनके लिए कितना लाइन लगाते हैं और ये रोते हुए लोगों को डॉक्टर्स खुश करते हैं। मतलब रोते हुए लोग जाते हैं अपनी अपने दर्द को दूर करने। तो हमेशा से बचपन से सपना था कि डॉक्टर बनना है। तो पढ़ना था, लेकिन लोग क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थी, लोग पापा को बोलते थे क्या करोगे डॉक्टर बना के, डॉक्टर बनाओगे वो किसी दूसरे घर चली जाएगी, दूसरे के घर में वो पैसा देगी, मतलब आप अपना पैसा लगाओगे बट आपको रिटर्न में क्या मिलेगा। तो मेरे पापा का ये कहना था कि नहीं, अगर उसको इंटरेस्ट है और ये सोच के मैं उसको ना पढ़ाऊं कि वो दूसरे घर जाएगी मुझे कमा के क्या देगी, तो इस सिर्फ इस कारण से मैं उसको पढ़ाई नहीं रोक सकता हूँ। अगर उसका इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ाई मुझे जरूर करवानी है। और सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पापा ने ही कहा कि, और लोग इवन ये भी कहते थे डॉक्टर तो क्या तुम्हारे पापा तुमको साइंस भी नहीं पढ़ा पाएंगे, मतलब इतना उसमें पैसा लगता है। और मेरे पापा तभी संस्कृत के टीचर थे, उस समय सैलरीज बहुत कम होती थी। मेरे पापा ने कहा सिर्फ तुम मेहनत करो, पैसे के लिए तुम मत परेशान होना, मैं जो हो सकेगा करूंगा, लेकिन सिर्फ पैसे के कारण तुम ना पढ़ पाओ ये मैं नहीं करने दूंगा। और जब पापा ने मेरी कोचिंग में जब एडमिशन कराया तो मैं, जब उन्होंने फी जमा करके आई सर, मैं इतना रोई थी कि वो फी जो कोचिंग की फी थी वो मेरे पापा की 1.5 महीने की सैलरी थी। तो मेरे पापा ने कहा कोई बात नहीं, मैं कहीं से भी करूंगा, लेकिन तुम ना पढ़ पाओ पैसे की कमी से, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो सर फिर मैंने तैयारी शुरू करी और तैयारी की। लेकिन सर वही कहते हैं ना, मैं एक चीज की बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि एवरीथिंग इज प्लान बाय द सुप्रीम पावर। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि वो किसी और ने प्लान कर रखा है। तैयारी तो सर जब भी शुरू करता है कोई भी यहाँ, तो सभी एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहती थी। लेकिन सर एंड टाइम में क्या हुआ, जिस दिन एग्जाम होने वाला था मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, 103-104 डिग्री फीवर हो गया और मैं एग्जाम में अपेयर नहीं कर पाई। उस टाइम सीबीएसई एग्जाम होता था, तो सीबीएसई में अपियर ही नहीं कर पाई। मुझे बहुत दुख हुआ कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, बट ठीक है, उसको नियति मान के उसको एक्सेप्ट किया। और तभी बीएचयू आयुर्वेदा का अलग एग्जाम होता था, उसमें अपियर किया। और बीएचयू सर एक बड़ा सपना था, तो लगा कि नहीं ठीक है हो गया उसमें, फिर साल बर्बाद नहीं करना था। बीइंग अ गर्ल ये होता था कि नहीं फिर शादी ब्याह भी टाइम से करना है, तो साल बर्बाद नहीं करते, ठीक है यहाँ एडमिशन ले लेते हैं। और बीएचयू क्योंकि सपना था तो लगा कि नहीं ठीक है करते हैं। और सर जब आयुर्वेद में आई तो मुझे देख के लगा कि शायद मैं जो चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने जो आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं उनको और थोड़ा मोटिवेट करना चाहती हूँ कि लोग आयुर्वेद में आके सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम साइंस के स्टूडेंट थे और श्लोक और सभी कुछ संस्कृत में, बेसिक लिटरेचर संस्कृत में है, तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं।
लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं, एक तो संस्कृत बैकग्राउंड था तो मुझे लगा कि नहीं, जो मुझे चाहिए था, क्योंकि यहाँ सर जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट है वो बीएचयू में जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स को जो टीचर्स पढ़ाते हैं सेम हम लोग उनके साथ पढ़ते थे। तो मुझे लगा मैं तो दुधारी तलवार बनने वाली हूँ। वेस्टर्न मॉडर्न मेडिकल साइंस भी पूरा उतना ही जोश से पढ़ा और टीचर्स जैसे पढ़ाते थे सेम क्लासेस चलती थी तो वो पढ़ा, और प्लस आयुर्वेद। तो मुझे लगता था क्यों लोग, और बहुत सारे मेरे कलीग्स डिप्रेस होते थे, अरे यार आयुर्वेद में आ गए। मुझे लगता था क्यों, हम तो दुधारी तलवार बनने वाले हैं। हाँ, बट डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। मैंने मॉडर्न मेडिकल साइंस भी उतनी ही मेहनत से पढ़ी। मैंने हैरिसन और बाकी जो भी बुक्स है, मैं मेडिसिन की पढ़ती थी, तो मेरे बहुत सारे बैचमेट बोलते थे क्यों पढ़ रही है, तो एग्जाम में भी नहीं आएगा। बट मेरा इंटरेस्ट था, और मुझे आज ये लगता है कि आयुर्वेद अगर हमें जानना है तो मॉडर्न मेडिकल साइंस हमें और बेहतर तरीके से आयुर्वेद को समझने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से मैंने अपना यूजी बीएचयू से किया, फिर पीजी भी मैंने बीएचयू से की, ऑल इंडिया मैंने टॉप किया, और एसआरशिप और पीएचडी भी सिर्फ मैंने बीएचयू से ही की। ओके, तो बीएचयू आपने पूरा कसेवा ले लिया। यस सर, जो सपना था बचपन से यही देखते थे मालवीय जी की मूर्ति की, हमें भी यहाँ पढ़ने को मिलेगा क्या, तो वो सही। सपना जिया, और पूरे जोश के साथ जिया। या, वेरी गुड। मतलब कई बार क्या होता है कि जो डॉक्टर्स आयुर्वेद लेते हैं, होम्योपैथी लेते हैं, वो कई बार ये सोचते हैं कि हमको मॉडर्न मेडिसिन नहीं मिला इसलिए हमने ये कर लिया, और फिर एक यस गिल्ट रहता है उनके दिमाग में। यस उससे यस। उससे अच्छा अगर आप अपने ब्रांच में अगर सोच रहे हैं और अपने ब्रांच में एक्सेल करेंगे, यू हैव लॉट ऑफ स्कोप। यस सर, मैं अपने को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे आयुर्वेद मिला, क्योंकि दोनों चीजों का नॉलेज, और बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट से करने को मिला जो सपना था, मतलब अपने सपने को मैंने जिया है सर। ओके, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि एज अ फीमेल कितना मुश्किल या कितना डिफिकल्ट होता है एज अ प्रोफेशनल कैरियर, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। यस सर, माने तो मुश्किल है, अदरवाइज तो वही कि सर मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। मैं उन कुछ लोगों में से हूँ, मतलब मुझे लगता है दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने मन का काम करते हैं। लोग कहते हैं ना कि अपने पैशन के लिए टाइम नहीं मिलता, मैं अपने आपको बहुत लकी मानती हूँ। मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन है, पहले जो मेरा पैशन था वो प्रोफेशन बना, और अभी मेरा प्रोफेशन जो है वो फिर से मेरा पैशन बन गया है। तो बीइंग अ फीमेल, हाँ थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि फैमिली भी देखनी है। जब सर 2016 में मेरा बीएचयू से पीएचडी कंप्लीट हुआ तो एक हर्डल वहां पे भी था, जब मैं निकलने वाली थी तो मुझे था कि नहीं, मुझे आयुर्वेद से ही प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत सारे लोग मुझे डीमोटिवेट करते थे कि आयुर्वेद से प्रैक्टिस कर, इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा आयुर्वेद का स्कोप, मतलब बहुत लोगों में तभी अवेयरनेस नहीं थी, अभी तो कोविड के बाद बहुत अवेयरनेस आ गई, तो लोग मुझे डीमोटिवेट करते थे कि आयुर्वेद से प्रैक्टिस, वो भी गायनी में आयुर्वेद से प्रैक्टिस कौन करता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी, करके तो देखती हूँ कि कैसे होगा, जो होगा देखा जाएगा। और मेरे एक टीचर हैं, मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, डॉक्टर आकाश चंद्र त्रिपाठी बॉस, उन्होंने कहा कि नहीं, गायनी में इतना स्कोप है जितना किसी ब्रांच में नहीं, मतलब आयुर्वेद में इतना कुछ आप गायनी से कर सकते हो। तो मैंने बाहर से प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन साथ ही साथ फैमिली लाइफ भी शुरू करनी थी, तभी बेबी उसके साथ ही 2000 मतलब 2012 में जब मैं एसआरशिप कर रही थी तो एक बेबी हुआ। फिर दूसरा बेबी भी प्लान करना था तो 2016 में ही प्लान किया। तो फिर बच्चों के लिए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये मानती हूँ कि हाँ, करियर को थोड़ा सा पीछे रखा, मतलब स्पीड से दौड़ने की जरूरत नहीं है, चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो 10 साल राइट। मतलब वो उसी में एक्सपीरियंस अपना लेती रही, लगा कि नहीं चलो अभी प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस करनी, अपना सेटअप ये डिसाइड किया कि अभी नहीं डालना है, क्योंकि वो पूरा फुल डेडिकेशन मांगता है, क्योंकि बच्चों के लिए भी टाइम देना है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अभी दूसरे सेंटर्स पे रखे, क्योंकि एक तो ट्रायल करना था आयुर्वेदिक गायनी प्रैक्टिस, अपने सेंटर पे बैठूंगी तो फिनेंशियल बर्डन आ जाता, अभी कितना लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे। राइट। तो लगा कि नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में अभी ट्राई करते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, एक चैरिटी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, और साथ साथ अपना फैमिली लेके चली। और जो ये आइडिया कॉन्सेप्ट थे वो सब मैं अपना टेस्ट ट्रायल करती रही कि नहीं, कैसे पेशेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि आयुर्वेद के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो जैसे जैसे पेशेंट्स को पहले मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आया, फिर उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर कॉन्फिडेंस आया। सर मेडिसिन से पहले डॉक्टर के ऊपर पेशेंट का कॉन्फिडेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देने को वही मेडिसिन सारे डॉक्टर देते हैं, बट आपका कितना कॉन्फिडेंस है, आप पेशेंट को कैसे काउंसिल करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैंने वो वाला जो टाइम पीरियड है काउंसलिंग सीखने में लगाया, कैसे करना है, और साथ साथ फैमिली लेके चलती रही, बहुत दौड़ी रही। ये जो अपना फिर जो अपनी क्लिनिक है, 5 साल जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए, जो अंदर जो जोश था, जो काम करने का जुनून था, उसको जिंदा रखा, पढ़ती रही, करती रही, बैलेंस बना के चली। और फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो तभी कोविड फिर आ गया, तो कोविड में फिर चीजें बदलनी शुरू हुई, और फिर वहां से शुरू किया कि कैसे एक अलग चीज करनी है, कैसे अपनी क्लिनिक डालनी है।
और फिर कैसे ये ब्रांड आया वो मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगी। लेकिन फैमिली के साथ मतलब काम अपनी जगह, और फिर जब घर जाती हूँ तो फिर मैं बच्चों की मम्मी बन जाती हूँ। तो काम और फैमिली में बैलेंस बना के चलना पड़ता है, लेकिन अगर वो आपका पैशन हो तो मुश्किल नहीं है सर। राइट। अच्छा, आप बताएंगे थोड़ा कि गायनेकोलॉजी में आप क्या क्या प्रैक्टिस करती हैं एज ए आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, मतलब क्योंकि यस, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। यस सर, आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजी किस तरीके से अलग है, मैं मेरे स्टूडेंट्स सर, इवन आयुर्वेद के भी स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं जब भी फर्स्ट टाइम क्लास में आते हैं, तो उनका क्या रहता है कि जैसे अगर मैं सबसे कॉमन एग्जांपल लूं कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, या जो आजकल सबसे कॉमन पीसीओएस है, या अगर हम बात करें डीयूबी है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या उसको कॉज आइडेंटिफाई किया, डीयूबी का कोई कॉज नहीं है, तो उसमें हार्मोनल पिल्स दी जाती हैं। तो हम हमसे हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम मॉडर्न मेडिकल साइंस में ब्लीडिंग रोकने के लिए, जैसे मानिए जो स्ट्रिप्टिक ड्रग्स होती हैं, ट्रेनेक्सा हो गया, थैमसेलेट हो गया, तो वैसा क्या है, या और भी कॉमन एग्जांपल लूं जैसे एंटीनेटल केयर में आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं मॉडर्न में, तो हमारे स्टूडेंट आके पूछते हैं मैम आयुर्वेद में हम क्या दे सकते हैं, हम कौन सा आयरन दे, हम कौन सा कैल्शियम दे। तो मैं सबसे पहले ये समझाती हूँ कि आयुर्वेद इज नॉट ओनली अबाउट द मेडिसिन, मेडिसिन उसका एक पार्ट है। आप पहले इससे फोकस हटाओ कि सिर्फ मेडिसिन नहीं है, और वो मॉडर्न मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे कि हमने अगर मॉडर्न मेडिसिन में ब्लीडिंग का अगर प्रॉब्लम है, तो हमने वहां स्ट्रिप्टिक अगर दे रहे हैं या हार्मोनल पिल्स दे रहे हैं, तो हम ये ढूंढने लगे कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी ड्रग है जो हार्मोन की तरह काम करती है। सर अगर हार्मोन की तरह ही काम करने वाली ड्रग हमें चाहिए थी, तो फिर हम तरह क्यों ढूंढे, जो एग्जैक्टली हार्मोन है हम वो क्यों ना यूज करें। अगर हमें ब्लीडिंग रोकने वाली ड्रग चाहिए थी, तो हम क्यों नहीं ट्रेनेक्सा और थैमसिलेट यूज करें, उसका हम हर्बल, मतलब हर्बल रिप्लेसमेंट हमें नहीं चाहिए। मैं ये लोगों को समझाती हूँ, कोई भी ऐसी दवा जो प्लांट बेस है वो आयुर्वेद है ऐसा कहना गलत होता है। आयुर्वेद दवाइयों से अलग डाइट एंड लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हम डिजीज की जो पैथोजेनेसिस है वो दूसरी तरीके से देखते हैं। सर जैसे गायनी का मैं एग्जांपल बताऊं, पीसीओएस की जो पैथोलॉजी मानी जाती थी पहले, जब अभी हमने जब पढ़ा था, तो उसमें मानते थे कि भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ जाता है, ये सारे मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस बेसिक पैथोलॉजी होती है। तो उसके लिए आपने बाहर से सप्लीमेंटेशन दिया, या इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मेटफॉर्मिन वगैरह दी, ठीक है, वो पैथोलॉजी हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं। लेकिन आयुर्वेद में भी अगर हम यही ढूंढे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने वाली कोई ड्रग वैसी सिमिलर है क्या, तो फिर मतलब आयुर्वेद का नहीं होता है सर, वो रिप्लेसमेंट हम क्यों ढूंढे। आयुर्वेद में जो है कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि हम डिजीज के बेसिक कॉज को हम डाइट एंड, क्योंकि जो डिजीज है हमारे डाइट एंड लाइफस्टाइल से ही बनती है, आयुर्वेद ये मानता है। तो डिजीज के कॉज को हम डाइट एंड लाइफस्टाइल से ढूंढते हैं, और फिर आपके मेटाबॉलिक बैलेंस, मतलब 4-5 लेवल पे ट्रीटमेंट होती है। आप पहला तो कॉज आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करिए, दूसरा जो है हम अग्नि दोष धातु और डिजीज, इसके कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। डिजीज हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है वो बताई जाएंगी, लेकिन इसके अलावा हम आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि सर अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी गट माइक्रोबायोटा, मैं और एग्जांपल लूं, जैसे हम लोग बोलते थे पहले पुराने समय में सारी बीमारियां पेट से होती है, आयुर्वेद भी यही मानता है रोगा सर्वेपि मंदव्यम, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन सर आज जो है लीकी गट सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, गट माइक्रोबायोटा का कॉन्सेप्ट आ रहा है। जो पहले पढ़ते थे कि डायबिटीज जो है वो पेनक्रियास से रिलेटेड है, या पीसीओडी जो है वो ओवेरियन हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हो रही है, लेकिन आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस भी उस कंक्लूजन पे आई है कि आपके गट माइक्रोबायोटा और जो गट का इन्फ्लेमेशन है, लीकी गट सिंड्रोम, ये सारे इन डिजीजेस, इवन ऑटोइम्यून डिजीजेस की भी पैथोलॉजी को गवर्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान रहे, अब आज माना जाने लगा है कि हमारी गट जो है वो पूरे बॉडी सिस्टम को गवर्न करती है। तो आयुर्वेद तो सर 5000 साल पहले से ये मान रहा है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करिए। जो लीकी गट सिंड्रोम है, दैट इज द सिमिलर कॉन्सेप्ट द आयुर्वेदा इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्म। हमारे यहाँ बोला गया कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो होगा तो बॉडी में आर्म बनेगा। सर आप देखेंगे कि लीकी गट सिंड्रोम के जितने सिम्टम हैं वो हमारे यहाँ जो आर्म दोष के सिम्टम बताए हैं उससे मिलते हैं। तो हमारे अगर ये बताया गया है कि कॉज ये है, और हमारे यहाँ आम की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट बताई गई है, लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बहुत सारे आयुर्वेदिक फिजिशियन हम अपने ही कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते हैं, और हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की कॉपी करने लग जाते हैं। वही गलती होती है, हमें अपने प्रिंसिपल पे स्टिक करना है। मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक डिसबैलेंस हो रहा है हम उसको बैलेंस करें, हमारी जो बॉडी फिजियोलॉजी है उसको होम्योस्टेसिस करें, और जो डिजीज के लिए जो ट्रीटमेंट बताई गई है वो करें। तो
पूरी जो बॉडी फिजियोलॉजी वो मेंटेन करके डिजीज ठीक होती है। तो जो कॉन्सेप्ट है गट माइक्रोबायोटा और ये सारी चीजें, ये आयुर्वेद में आम और जो अग्नि की चिकित्सा बताई गई है उससे सिमिलर है। तो हमारे पास तो ट्रीटमेंट बताया गया, बस जरूरत है हमें उसे मान के उस ट्रीटमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करने की, जो आज नहीं हो रहा है। Great, great. So it is very interesting and very good to see to manage the pregnancy, childbirth also. यस सर। सर लोग हमसे Childbirth. पूछते हैं आयुर्वेद में सर्जरी होती है क्या? सर प्रिंसिपल Hmm. मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। आज से 5000 साल पहले हमें रोशनी चाहिए थी तो हम दीपक का यूज करते थे जिसमें घी या तेल Hmm. लगता था। फिर उसके बाद ग्रेजुअली जो चीजें हैं वो चेंज हुई, केरोसिन आया, पेट्रोमैक्स आया, इन्वर्टर आया। तो प्रिंसिपल क्या है? लाइट, लाइट हमें कैसे भी लेना है। तो सर्जरी इज टेक्नोलॉजी, वो एडवांस हुआ बट प्रिंसिपल तो सेम है ना। तो हम लोग Yeah. डिलीवरी सर्जरी वैसे ही करते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, एंटीनेटल जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं उसमें ड्रग के साथ साथ जो डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है उन पे हम लोग फोकस करते हैं, बॉडी बैलेंस पे फोकस करते हैं। आयुर्वेद का जो उद्देश्य बोला गया है सर, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो डिजीज मैनेजमेंट तो करते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ कैसे मेंटेन रहे उसके लिए बहुत सारे आयुर्वेद में जो कॉन्सेप्ट बताए गए इन द फॉर्म ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल, दिनचर्या और ऋतुचर्या, वो सारी चीजें हम लोग अपने ट्रीटमेंट में इंक्लूड करके ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन में या किसी भी अगर हेल्थ प्रमोशन करना है तो। इतना अच्छा अगर आपको बेसिक नॉलेज है और इतना अच्छा आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है तो फिर दूसरी ब्रांच में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम आप बताइए कि आपने जब आपकी पढ़ाई वगैरह खत्म हो गई उसके बाद आपने अपना एस्टेब्लिशमेंट शुरू किया था या फिर कहीं जॉब की थोड़ा टाइम? सर शुरू में वही जैसे मैंने बताया कि 2016 में जब मेरी पीएचडी सबमिट हुई तो फिर उसके बाद मैंने यही, क्योंकि फैमिली स्टार्ट करनी थी, अपना सेटअप, और प्लस कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कि अपना सेटअप उस तरीके से नहीं शुरू कर सकते, तो और कुछ एक्सपीरियंस बाहर का लेना था। क्योंकि मैं सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन में, मेरा एक एक चीज पहले से क्लियर थी कि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है, मुझे अपनी एक्सीलेंस को दिखाना है। और मेरी एक्सीलेंस देख के पैसा सामने वाला मुझे देगा, चाहे वो मेरी अपनी खुद की क्लिनिक हो चाहे मैं कहीं काम करूं। तो मैंने कभी भी पैसे को ये बना के, और ये था कि अगर मैं क्लिनिक शुरू करूंगी तो बट नेचुरली थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन में इनिशियल डेज में आएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि क्लिनिक बिठाया और तुरंत पेशेंट आ गए या हॉस्पिटल बिठाया। और एक चीज थी सर, मुझे ये था कि हॉस्पिटल, जैसा कहा ना कि डॉक्टर्स के बारे में हमेशा नेगेटिव ही चीजें होती हैं और कितना मैनेजमेंट में कितना हेडेक होता है, तो मेरा एक चीज क्लियर था कि मुझे हॉस्पिटल के हेडेक में नहीं पड़ना है, क्योंकि फिर मैं अपनी एक्सीलेंस से मैं कहीं ना कहीं डेविएट हो जाऊंगी। तो मुझे था राइट। कि मुझे पहले क्लिनिक ये करनी है। तो मैंने 2 हॉस्पिटल में काम किया, वहां मैंने 5 साल एक्सपीरियंस लिया। और फिर सर उसके बाद फिर मैंने क्लिनिक के बारे में अपना सोचा। साथ में ही मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में मैं एज ए लेक्चरर भी ज्वाइन हुई। अभी मैं प्रोफेसर हूँ सर, वेरी एचओडी गुड। और प्रोफेसर हूँ मैं अपने डिपार्टमेंट की। और वेरी गुड। अपनी प्रैक्टिस सर, अपनी क्लिनिक जो है वो 2022 में मैंने स्टार्ट करी थी। अच्छा, तो क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस थी जब आपने नया क्लिनिक के बारे में सोचा? ये सर चैलेंजेस, अपनी क्लिनिक डालने के पहले सर मैं एक दो छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी जो शायद लोगों को इंस्पिरेशन दे। सर ये जो ब्लिस वेदास मेरा ब्रांड है, लोगों का प्रोडक्ट पहले डिसाइड होता है और फिर उसको ब्रांड बनाना है वो होता है, बट मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरा ये पहले डिसाइड हुआ कि मुझे ब्रांड बनना है, प्रोडक्ट मुझे नहीं मालूम था। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हुआ और मेरी थॉट के कारण हुआ कि एवरीथिंग इज प्लान्ड। जैसे सर मुझे बहुत इंस्पायर, आप लोगों की स्टोरी ने बहुत इंस्पायर किया कि आप जैसे सीटीबीएस सर्जन थे, आप टॉप मोस्ट सर्जन हो सकते थे, लेकिन ईश्वर को आपके हाथ से इतने हम सारे लोगों का उद्धार करवाना था, तो ईश्वर ने आपको इतना पीछे खींचा जहां से अगर आप खुद से चाहते तो शायद नहीं हो पाते, लेकिन राइट। ईश्वर ने इस तरीके से आपको पीछे खींचा कि आप आगे बढ़ने के बारे में सोच भी ना सके। और फिर ईश्वर ने आपको इस रास्ते में बढ़ाया जहां आज हम आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप इतने लोगों की, मतलब एक सिंगल होके आप शायद उतना नहीं कर पाते जितना आज आप इस, भले ही उसके लिए बहुत सारे आपने भी सेक्रीफाइसेस, हेल्थ से रिलेटेड सेक्रीफाइसेस ईश्वर ने आपसे ली, लेकिन उसके बदले आप इतना कुछ कर रहे हैं। तो आपकी स्टोरी मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है और मैं कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट करती हूँ सर। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एज अ गायनिक, जैसे मैंने बताया 2 हॉस्पिटल में मैं काम कर रही थी, पेशेंट भी बहुत सेटिस्फाइड थे, मेरा भी अच्छा चल रहा था, बच्चे भी, फैमिली भी चल रही थी, काम भी ठीक ठाक चल रहा था, मतलब मैं खुश थी। और मुझे था कि मुझे, मैं ऐसे ही खुश रहूंगी, मुझे अपना मैनेजमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैंने कभी बिजनेस के बारे में, अपनी क्लिनिक के बारे में सोचा भी नहीं था। बट ये था, एक छोटी सी स्टोरी हुई। मेरे बेटे की एक ट्यूशन की मैम थी, उनका एक एनजीओ चलता था, तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था और मैं एक दिन गई तो उन्होंने कहा कि हम एज अ चीफ गेस्ट आपको बुलाना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम है? मैंने बोला हाँ मैम ठीक है।
तो कहीं की आप, मैं आपको सैटरडे बताऊंगी कंफर्म करके। और संडे को वो प्रोग्राम था, तो सैटरडे उनका कॉल नहीं आया, तो मुझे लगा हो सकता है कुछ हुआ हो। फिर वो सैटरडे इवनिंग मुझे कॉल करती हैं कि सॉरी मैम, हम कल के प्रोग्राम में आपको चीफ गेस्ट नहीं बना सकते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैम। बोली नहीं मैम, मुझे बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि जो मेरी दूसरी कलीग हैं जो सारा मैटर फाइनलाइज करती है, उन्होंने बोला कि मैंने बताया कि भाई चीफ गेस्ट के लिए मैंने आप डॉक्टर सरिता को बुलाया। तो बोले सरिता मिश्रा कौन है? डॉक्टर सरिता मिश्रा? सर मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस को भी 3 साल ही हुए थे, ये 2018-19 की बात है। तो डॉक्टर सरिता कौन है? और सही बात है, डॉक्टर सरिता कोई नाम नहीं थी। मैं 2 हॉस्पिटल्स में बैठती थी, 2 घंटे की सिर्फ क्लिनिक करती थी, बाकी सर्जरी करती थी। तो मैं इतना बड़ा नाम नहीं थी कि मुझे किसी प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाए। तो बोले नहीं, किसी ब्रांड को बुलाना चाहिए। तो मैं नाम नहीं बताऊंगी। एक मैम है जिनका वाराणसी में बड़ा हॉस्पिटल है, तो बोले कि उन्होंने उनको बुलाया, लेकिन मुझे बहुत ही खराब लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, सही बात है, सरिता कोई ब्रांड थोड़ी ही है। तो सर उस दिन वो चीज मुझे बहुत हर्ट करी, और मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे भी ब्रांड बनना है। लेकिन सर मुझे नहीं मालूम था मुझे ब्रांड कैसे बनना है। लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, कि आप कुछ मांग के यूनिवर्स से छोड़ देते हो, वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं, और कनेक्टिंग द डॉट्स में भी मैं बहुत बिलीव करती हूँ, वो डॉट्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। मैंने छोड़ दिया। फिर मैं सोचती थी मैं क्या ब्रांड बनूंगी, मुझे तो हॉस्पिटल भी नहीं खोलना है। मतलब मुझे फैमिली और इसमें अभी बैलेंस रखना है, तो देखा जाएगा, ठीक है, ब्रांड बनना करके छोड़ दिया। फिर सर मैं वैसे ही हॉस्पिटल में काम करती रही, फिर कोविड आ गया। तो कोविड में क्या है, सारी प्रैक्टिसेस बंद हो गई, सिर्फ इमरजेंसी मेडिसिन ही चल रही थी, तो गायनी के भी पेशेंट बंद ही हो गए। तो फिर मुझे लगा कि और सभी लोग सिर्फ जीने के लिए कि कैसे बचें उस सर्च में थे। सभी चाह रहे थे कि कैसे हेल्दी रहें, कैसे हमें कोविड ना पकड़े। तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मैं अपना आधा पोटेंशियल ही सोसाइटी को दे रही हूँ, क्योंकि उसमें पेशेंट देख नहीं रही थी। घर से ही कुछ पेशेंट्स ऑनलाइन गायनी वाले जो थे उनको देख रही थी। तो क्योंकि सर आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, तो मुझे रियलाइज हुआ कि सेकंड एम को तो मैं फॉलो कर रही थी, जो आपने कहा कि अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है तो आप अपने फील्ड में अच्छा ही कर रहे हो। निश्चित रूप से मैं अच्छा कर रही थी, लेकिन मुझे लगा मैं अपना हाफ पोटेंशियल यूज कर रही हूँ। जो स्वस्थ Right. से स्वास्थ्य रक्षणम है, जो प्रिवेंशन पार्ट है, वो तो मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं मेरे गायनी के पेशेंट्स में कर रही थी, उनको डाइट एंड लाइफस्टाइल सब बताती थी, बट मैं बाकी भी लोगों के लिए कर सकती हूँ। आयुर्वेद कर सकता है, मुझे वो नॉलेज है, तो मुझे करना चाहिए। तो वहां से दिमाग में आया कि कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए, और ये मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। अकेले मुझे कितने लोग मेरी क्लिनिक से जानेंगे? तो मुझे फिर वो बात जो कनेक्टिंग द डॉट्स वाला थ्योरी बताया, मुझे याद आया कि नहीं, ये ब्रांड के थ्रू हो सकता है। तो मुझे ब्रांड खड़ा करना है। अब मुझे लगा मैं क्या ब्रांड बिजनेस, कहीं कोई फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं है, मैं अकेले क्या करूंगी, अभी 2 छोटे बच्चे हैं। फिर सोचा अच्छा, लेकिन फिर भी वो बात दिमाग में डाल के छोड़ दी, यूनिवर्स को वो वाइब्रेशन दे दी कि कुछ तो करना है मुझे स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम के लिए। फिर मैं कुछ एक ऐसी एकेडमी, जैसे आपसे मैं थोड़ा देर से मिली, लेकिन शायद डेस्टिनी को यही वो था कि थोड़े दिन बाद मिले, ताकि मैं, मुझे जो चाहिए वो मैं और अच्छे से ले सकूं। तो एक और ऑनलाइन एक एकेडमी के कांटेक्ट में मैं आई, तो जहां मुझे नहीं मालूम था कि मैं स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण के लिए ब्रांड कैसे बनाऊं। इतने बड़े बड़े ब्रांड है सर, पतंजलि हो गया, जीवा हो गया, बहुत लोग। मैं कहाँ एग्जिस्ट करती थी, ना पैसा था बिजनेस के लिए, सुना था बहुत पैसे चाहिए। तो वहां पे एक बिजनेस कोच मेरे कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने मुझसे कहा, वो बोले कि मैम क्या बिजनेस शुरू करना है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम क्या शुरू करना है, लेकिन मैं कुछ वेलनेस में कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि वो आयुर्वेद की स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने कहा कि मैम पहले आप ये सोचिए, और ये मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी लोगों को बताना चाहती हूँ जो सोचते हैं हम बिजनेस क्या खड़ा करें। उन्होंने बोला मैम, बिजनेस हमेशा लोग सोचते हैं, देखते हैं, अच्छा इस बिजनेस में प्रॉफिट है तो हम ये कर लें। उन्होंने, मेरे कोच ने मुझे 2 बात बोली जो आज मुझे बहुत स्ट्राइक करी। उन्होंने कहा बिजनेस हमेशा वो करना चाहिए जो करके आपको थकान ना हो, जो आपका इंटरेस्ट हो, और उसके अलावा आपको उसका थ्रू एंड थ्रू नॉलेज हो। तो सर वेलनेस मेरा नॉलेज था ही, और मेरा पैशन भी था, डॉक्टर मैं हमेशा से बनना चाहती थी, लेकिन उसको करना कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप ये सोचिए कि आप अपनी कौन सी स्ट्रेंथ अभी यूज नहीं कर रही, क्योंकि बिजनेस को एक्सटेंड किस तरीके से करना है, प्लान कैसे करना है, वो आप ही को सोचना पड़ेगा। और जैसे वाराणसी चैप्टर में अमित सर ने बताया था, बहुत सारे लोगों का कहना था कैसे शुरू करें, तो अमित सर ने बोला था कि देखिए अपनी हेल्प खुद ही करनी होती है। तो सही बात है, अपनी हेल्प खुद ही को करनी होती है, सामने वाला बस आपको रास्ता दिखा सकता है। तो हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी है, रास्ते अपने खुद ही तलाशने हैं। लेकिन हाँ, हेल्प करने वाले आप लोगों की तरह मिल जाएंगे, अगर हमारे अंदर वो चाहत होगी तो फिर मैंने कहा कि मैं डॉक्टर तो अच्छी हूँ, मैं डॉक्टरी अच्छी कर रही हूँ, मैं ऐसी कौन सी चीज है, अपनी कौन सी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रही हूँ।
तो सर मुझे हमेशा से, मैं कॉलेज टाइम से मैं डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, हेल्थ के बारे में बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगा काउंसलिंग पार्ट जो है, मुझे पेशेंट के साथ बात करके थकान नहीं होती, और हेल्थ और आयुर्वेद के बारे में मुझसे कितना भी बुला लो मुझे थकान नहीं होती, पेशेंट देख के मैं थकती नहीं हूँ, बाकी कोई काम करवा लीजिए उसमें थकान हो जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे वेलनेस में जो काउंसलिंग, जो डाइट, लाइफस्टाइल, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन है, वो चीजों में इंटरेस्ट है, तो मुझे वो करना चाहिए, और जो मेरा नॉलेज है उसको मैं और एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं होलिस्टिक हेल्थ केयर पे काम करूंगी। तो बोले फिर मैम अब इसमें आपको शुरू से सब कुछ शुरू करना होगा, मतलब आपको पहले अपना कुछ ब्रांड नेम, तो उन्होंने सब कुछ, किसी ने नहीं बताया कि ब्रांड नेम क्या रखना है, वो आपके आपके थॉट से आएगा। तो पता नहीं ब्लिस वेदास, मुझे था कि आयुर्वेद से मैं सबको खुशी देना चाहती हूँ, तो लगा कि ज्ञान है, तो ब्लिस वेदास नाम खुद से आ गया। फिर योर्स हेल्थ एलेक्सा, मैं और मेरी एक फ्रेंड है, फिर बात हुई डॉक्टर प्रतिभा, तो उनके बेटे ने कहा कि मैम मम्मा आप लोग अपने बिजनेस का टैगलाइन नहीं बताओगे, मेरे बेटे ने भी बोला, हम लोगों ने बोला टैगलाइन क्या रखेंगे। फिर आपने भी जैसे बोला था कि ब्रांड वो होता है जो एक ब्रांड की आइडेंटिटी होती है, ब्रांड के थ्रू आप क्या चीजें देना चाहते हो। तो हम दोनों का ही, मैं और डॉक्टर प्रतिभा का ये था कि हम लोगों को हेल्थ, सर क्योंकि आयुर्वेद के बारे में ना बहुत ज्यादा है कि कोई भी खड़ा होके कुछ भी बोल देता है, ये पत्ती खा लो, ये बीज खा लो, जैसा अमित सर ने भी वाराणसी चैप्टर बोला कि अजवाइन खा लो तो पेट सही हो जाएगा। ये सही नहीं है। आयुर्वेद एक्चुअल में क्या है, लोगों को समझ, बहुत कम लोगों को समझ में आता है। लोग सोचते हैं बस कोई भी पत्ती, कोई भी बीज, सब आयुर्वेद है। इसके अलावा आयुर्वेद बहुत कुछ है जो लोगों को नहीं पता है। तो हमने सोचा हम वो बनना चाहते हैं। तो 21 में एलेक्सा का जमाना था, तो हम लोगों को लगा कि एलेक्सा से कुछ भी लोग पूछते हैं, एलेक्सा जवाब देती है, तो क्यों ना हम हेल्थ एलेक्सा बने। तो वहां से वो टैगलाइन है, योर सेल्फ एलेक्सा। तो फिर हमने वहां से वो सारी चीजें, ब्रांड लोगो बनाया, ट्रेडमार्क लिया, वेबसाइट बनाई, और वो सारी चीजें साथ साथ। और मेरी फ्रेंड जो है उन्होंने, क्योंकि दोनों के ही बच्चे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत दौड़ना नहीं है, धीरे धीरे चीजें करती जानी है, धीरे धीरे, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी थी, हम लोग लेक्चरर भी थे तभी, वो भी करना था, फैमिली क्लिनिक, सर्जन है दोनों, तो हम लोगों को सब करना था। तो धीरे धीरे चीजें हम लोग डेवलप करते चले गए, और इस तरीके से ब्लिस वेदास एग्जिस्टेंस में आया। तब लगा कि नहीं, अभी एक सेंटर पे ही हमें फोकस करना है, इसको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा, और फिर इसके हमारे मल्टीपल सेंटर्स होंगे, फ्रेंचाइजी लेवल पे बहुत आगे तक का सोचता, लेकिन लगा कि पहले एक सेंटर को हम रन करते हैं। और सर बताना चाहूंगी कि फिर हम लोग जहां अटके, वहां से डॉक्टर प्रिनोर ने हमारी हेल्प करी। तो ये लगा कि नहीं, पहले ब्लिस वेदास को कौन जानेगा, इतने बड़े बड़े ब्रांड है, तो पहले हमें अपना खुद को, डॉक्टर सरिता को जाने, हमें लोग जाने कि वी आर ऑथेंटिक। जैसे आपके ऊपर क्यों फेथ हुआ कि आपकी एक जर्नी है, आपके साथ कनेक्ट किए, आप जो कर रहे हैं वो लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। तो एक जब इनिशियल हिस्ट्री मालूम होती है, और क्योंकि आप उस फील्ड से हो, बाकी बहुत सारे बिजनेस अकेडमीज हैं लेकिन उन पे फेथ नहीं आता, आप लोगों के ऊपर फेथ आया क्योंकि आपकी हिस्ट्री पता है, आपकी जर्नी पता है, आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो हमने भी वैसा ही सोचा कि हम जेन्युइनली, पहले ब्रांड की हम पहले पब्लिसिटी नहीं करेंगे, पहले हम जेन्युइनली हेल्प करेंगे ताकि लोग जाने कि we are two person, those are working for the spreading the awareness about ayurveda। फिर धीरे धीरे वो ब्रांड बढ़ेगा। और हम लोग यहाँ पे अब आके अटक गए थे डिजिटली, जब हमने काम शुरू किया कि डिजिटली वीडियो बनाना है, बीइंग अ डॉक्टर सर बहुत डिफिकल्ट होता है। आपने बोला ना कि क्या चैलेंजेस हैं, यहाँ तक तो हम स्टैब्लिश कर गए थे, लेकिन अब लगा कि नहीं, अभी अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो बीइंग अ डॉक्टर, सर्जन भी है, मम्मी भी है, पेशेंट भी है, लेक्चर भी लेने जाना है, वीडियो मेकिंग के लिए टाइम कहाँ है। तो फिर ऐसे ही एक दिन अचानक से मैं स्क्रॉल कर रही थी, आप लोग को सर 21 से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बट उस दिन ये हुआ कि सुनते थे एआई आने वाला है, एआई से बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। तो मुझे लगा हमारे लिए क्या आसान होगा, ये लोग डराते थे कि डॉक्टर्स का रोल खत्म हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि कैसे एआई के बारे में मैं कैसे जानूं। सर एक दिन रात में मैंने बहुत देर तक यूट्यूब स्क्रॉल किया, लेकिन वही कि ऑथेंटिक, आप कैसे भरोसा कर सकते हो कौन ऑथेंटिक है। और सर दूसरे दिन वही फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, जहाँ पे मॉर्निंग में मैं ऐसे ही मैसेजेस चेक कर रही थी, और डॉक्टर प्रन्योर का मुझे एक दिखा कि वर्कशॉप होने वाला है, वो भी एआई पे। मैंने मेरी फ्रेंड डॉक्टर प्रतिभा को तुरंत कॉल किया, मैंने कहा मैंने रात में ये मांगा था और इतना जल्दी ये आ जाएगा मुझे पता नहीं था। और मैंने तुरंत वो बुक किया सर, और वो वर्कशॉप मैंने अटेंड की। और बस वहां से मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में, ब्लिस वेदास की लाइफ में एक जिनी एंटर हुई, जिसने, बहुत दिन अभी नहीं हुए आपकी वर्कशॉप को, लेकिन सर मैं बता नहीं सकती उससे कितनी चीजें मैंने सीखी हैं। और लग रहा है आगे जितने हर्डल्स थे वो आप लोगों के बिना बताए और मेरे बिना मांगे सॉल्व होने वाले हैं। Great. What a थैंक यू। journey.
अभी करंट स्टेटस क्या है ब्लिसविदा का, और व्हाट इज द करंटली व्हाट यू आर डूइंग? यस सर, अभी सर हमारे दो सेंटर हैं, एक यहाँ वाराणसी में है और एक जयपुर में है डॉक्टर प्रतिभा का। हम लोग पहले एक मॉडल की तरह काम करना चाहते हैं, मतलब ब्लिसविदास किस तरह का मॉडल सोच रहा है, तो हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया है। क्योंकि सर बहुत सारे काम एक साथ हैं तो बहुत दौड़ नहीं सकते, और ये क्योंकि बहुत दौड़ने की जरूरत भी नहीं है, मैराथन ही है, धीरे धीरे हमें अपने को तैयार करना है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग इसको एज अ मॉडल सेंटर, दो मॉडल सेंटर डेवलप करेंगे। सर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हम लोग अपनी खुद बनाते हैं, क्योंकि क्लासिकल आयुर्वेदा, सर अभी लोगों को ये भी नहीं मालूम है क्लासिकल आयुर्वेद क्या होता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं क्लासिकल आयुर्वेद प्रैक्टिस करती हूँ, तो लोग क्लासिकल नहीं समझते हैं। क्लासिकल एंड प्रोप्राइटरी दो तरह की मेडिसिन होती है। प्रोप्राइटरी लाइक कि कोई मेडिसिन जो किसी फार्मा कंपनी ने रिसर्च करके बनाई और वो आके बताते हैं मैम ये फाइटोएस्ट्रोजन है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, मैम ये फाइटोएस्ट्रोजन की तरह काम करती है, या ये डायबिटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ये काम करती है। वो सारी जो मेडिसिन है दैट इज प्रोप्राइटरी, जो किसी ने फॉर्मूला डेवलप किया, रिसर्च किया, उसको रिजल्ट मिल रहा है, दोज आर प्रोप्राइटरी। क्लासिकल मेडिसिन सर जो है, या जो क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द आयुर्वेदा प्रिंसिपल। हम दवाइयां जो भी देते हैं उसको देने से पहले ये देखते हैं, आयुर्वेद में देखना होता है कि उस एक पर्टिकुलर पर्सन का, ये नहीं जैसे यहाँ ड्रग टू डिजीज नहीं होता, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में फीवर आया तो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक पैरासिटामोल है। यहाँ पे ड्रग एंड डिजीज नहीं होता है, जो पर्सनलाइज मेडिसिन का जो अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है, आयुर्वेद पर्सनलाइज मेडिसिन है। यहाँ पे डिजीज देखने के साथ साथ हम उस पर्सन, उस डिजीज पर्सन का देखते हैं कि उसका मेटाबॉलिक स्टेटस क्या है, जिसको हम अग्नि कहते हैं, उसके दोषों का स्टेटस क्या है, जो उसकी फिजियोलॉजिकल जो एनर्जीज है वात पित्त का, उसका क्या स्टेटस है, उसके जो चैनल्स हैं उसका क्या स्टेटस है, और डिजीज भी किस स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है, एडवांस स्टेज में, वो सारी चीजें देख के फिर ड्रग्स की भी प्रॉपर्टी इसी तरीके से, जैसे वेस्टर्न फार्मा में जो होता है कि ये एंटीपायरेटिक एंटीबायोटिक है, इस तरीके से नहीं। वहां भी होता है कि ये ड्रग जो है ये वात पे काम करती है, ये पित्त पे, उसके कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से वो चीजें डिफाइन होती है। तो वो समझ के कि अगर पेशेंट में हमें दिख रहा है कि इसका वात बढ़ा हुआ है, इसका अग्नि कम है, तो हम लोग ड्रग भी उसी तरीके से डिसाइड करते हैं कि इसका अग्नि बढ़ाने के लिए क्या करना है, वात डिस्टर्ब है तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा बॉडी इम्बैलेंस है तो हमें क्या, उसका डिटॉक्स पंचकर्म करना है, वो सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो वो क्लासिकल है। तो सर मैं क्लासिकल आयुर्वेदिक करती हूँ, मुझे प्रोप्राइटरी मेडिसिन समझ में नहीं आती है, मतलब मैं मॉडर्न मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं देना चाहती, वो आयुर्वेद नहीं है। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन आयुर्वेद प्रिंसिपल देख के यूज करो, इसका अग्नि कम है तो हमें क्या देना है, और सिर्फ वो ड्रग के फॉर्म में नहीं होगा, डाइट एंड लाइफस्टाइल के भी फॉर्म में होगा, ये सारी चीजें, ये क्लासिकल है। तो हम लोग कुछ अपनी क्लासिकल आयुर्वेदिक ड्रग, क्योंकि सर इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी ड्रग्स क्योंकि लोग यूज नहीं करते, बिजनेस क्या है, जहां डिमांड होगा वहां सप्लाई होगा, तो यहाँ डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है। तो हमने हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत सारी क्लासिकल ड्रग बना के रखी है, तो वो है। प्लस सर क्योंकि बीइंग अ गायनिक, मेरे पास जो फीमेल पेशेंट आते थे वो प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन से ज्यादा अपने ब्यूटी प्रमोशन के लिए बहुत बार क्वेश्चंस पूछते थे। तो हम ब्लिस वेदास के माध्यम से लोगों को ये भी अवेयर करना चाहते थे कि ब्यूटी जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं आएगी। सर कितने बिलियन का मार्केट है कॉस्मेटिक का, बट मेरा ये सोचना है कि हमारे लिए ये एक सेगमेंट है, वेलनेस बहुत बहुत वास्ट है, तो फीमेल्स को अपनी तरफ आने के लिए या वेलनेस समझाने के लिए एक हमने माध्यम चुना कि हम कॉस्मेटिक के थ्रू उनको वेलनेस समझाएंगे। ये समझाएंगे कि आप ऐसा खाना खाएंगी, ऐसा लाइफस्टाइल रखेंगी तो आपकी स्किन और बाल अच्छे होंगे, तो औरतों को ज्यादा समझ में आता है इंस्पाइट कि आप ऐसे खाइए तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो उसके लिए हमने अपना कस्टमाइज कॉस्मेटिक ब्रांच भी शुरू किया, जहां पे हम अपने प्रोडक्ट खुद ही बनाते हैं और कस्टमाइज, और साथ में ये अवेयर करते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी ब्रांड्स में जैसा होता है ये लगाइए और स्किन एकदम अच्छी हो जाएगी, ये शैम्पू ये ऑयल जैसा मार्केट में होता है हेयर फॉल खत्म हो जाएगा। हम लोगों को इंटरनल हेल्थ के लिए अवेयर करते हैं कि अगर आपकी इंटरनल हेल्थ सही नहीं है, इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम किसी भी प्रोडक्ट से, इवन हमारे भी प्रोडक्ट से नहीं जाने वाली। तो आपको इंटरनल हेल्थ और वेलनेस की तरफ आना ही पड़ेगा। तो कॉस्मेटिक एक आप ये मान सकते हैं कि एक जरिया है जिसके माध्यम से हम फीमेल्स को उनके हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करना चाहते हैं। तो हमारा अपना कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है, अभी हम हमारे पेशेंट्स के लिए स्मॉल स्केल पे बना रहे हैं। सर मैंने एमएसएमई लोन भी जो पीएमजीपी है, मैं उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया था और मैं लोन होल्डर हूँ, और सब्सिडी भी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई है। तो अभी हम अपना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी जस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो लाइसेंसिंग वगैरह के लिए भी हमने अप्लाई कर रखा है। तो इस तरीके से ये दो जो सेंटर हैं यहाँ पे हम
फीमेल हेल्थ तो मेरी सुपर स्पेशलिटी है, लेकिन जो बाकी जो हेल्थ है, मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम्स है या जो वेलनेस से रिलेटेड, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट, सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है सर, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। हम लोगों को कॉन्सेप्ट के थ्रू अवेयर करते हैं, और प्रोडक्ट तो एक पार्ट है हमारी ट्रीटमेंट का, जैसे हम दवाइयां देते हैं तो वो भी प्रोडक्ट एक पार्ट है। तो इस तरीके से बहुत सारे, और सर उसी का एक उसी अवेयरनेस के लिए हमें डिजिटली फिर जाना पड़ा। तो डॉक्टर प्रतिभा जो है वो सारा हमारा सोशल मीडिया सारा वही देखती हैं, और यूट्यूब के थ्रू हम लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हम ये नहीं बताते कि हमारा प्रोडक्ट, हम चाहते हैं पहले लोग अवेयर हों कि आयुर्वेद को लोग सिर्फ समझते हैं एक दवा एक प्रोडक्ट, वैसा नहीं है, आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के लिए लोग अवेयर हों। वो हमारा उद्देश्य है। तो अभी हम सोशल मीडिया के थ्रू वो सारी चीजें कर रहे हैं। बाकी सर एम यही है कि फिर आगे जाके हम हमारे जैसे, मतलब एक और बहुत बड़ा ये है कि आयुर्वेद के जो स्टूडेंट डिप्रेस होते हैं और फिर अपनी लाइन से डीरेल होके कि बस कैसे भी डॉक्टर की डिग्री मिल जाए और करना फिर अपने मन का ही है, मतलब मॉडर्न प्रैक्टिस ठीक है, इमरजेंसी में अलाउ करती है गवर्नमेंट, हम लोग भी यूज करते हैं सर, मैं सर्जन हूँ, डिलीवरीज कराती हूँ इमरजेंसी में, लेकिन जहां जिसकी जरूरत है हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, हमको वो कहाँ आइडेंटिफाई करना है वो नॉलेज होना चाहिए, तो वो करते हैं। लेकिन बच्चों में डिप्रेशन है, उसके लिए अभी हम लोग का है कि ब्लिस वेदास को एज अ स्टैंडर्ड हम लोग डेवलप करेंगे, कि जहाँ पे वेलनेस क्या है वो हम लोगों को बताएं, हेल्थ प्रमोशन कैसे वो बताएं, और साथ में हमारे जैसे हम आयुर्वेद, क्योंकि सर अकेले हम कितना करेंगे, आप लोग भी अकेले कितना करेंगे, आप अपने जैसे सभी सिटीज में जो चैप्टर कर रहे हैं अपने जैसे लोगों को आप वहां वो कर रहे हैं कि वो आपके रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करें, वैसे ही हमारा भी सर एम है कि हम जो आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करें, और ये एक मॉडल हो कि इस तरीके से काम किया जा सकता है। लोग सोचते हैं आयुर्वेद से हम क्या कर सकते हैं, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर इधर बहुत मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोरलाइज होते हैं या डिप्रेस होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम एक बेंचमार्क बनाना चाहते हैं कि आयुर्वेद के थ्रू स्काई इज द लिमिट, वेलनेस। अभी सर मैं कल टेलीग्राम ग्रुप देख रही थी जिसमें किसी ने आपसे पूछा कि वेलनेस का मार्केट कितना बड़ा है, तो आपका आंसर था कि वेलनेस डिजीज से 10% बड़ा है। तो आयुर्वेद से बहुत अच्छा कमा भी सकते हैं, और यहाँ आप जैसे कहते हैं ना, बीमार लोगों से हम आह का पैसा लेते हैं, ठीक है हम उन्हें ठीक करते हैं, लेकिन यहाँ तो वाह वाह का पैसा है। अगर आप पैसे की भी उसमें देखें तो बहुत अच्छी लाइफ चल सकती है, आप लोगों की बहुत सारी दुआएं ले सकते हैं। तो आयुर्वेद के स्टूडेंट डिप्रेशन में ना जाएं। और सर आप लोगों ने जो एआई का नॉलेज दिया वहां से तो और मेरा विजन ओपन हो गया कि एआई अगर हम यूज करते हैं तो मुझे लगता है आयुर्वेद और 100 टाइम मच बेटर तरीके से काम कर सकता है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए। तो मैंने अभी कल ही अपने फर्स्ट ईयर बैच का ओरिएंटेशन क्लास लिया, तो वहां मैंने आपकी कई सारी स्लाइड्स दिखाई कि हमें वो पता भी नहीं है जो दुनिया में काम हो रहा है। तो आने वाला समय बहुत बहुत अच्छा है, तो हमें बस टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना है, चीजों को देखना है, और हमारे अंदर रिसेप्टर होने चाहिए। दुनिया में चीजें फैली हुई हैं, वो रिसेप्टर होंगे तो चीजें अपने आप हमारे पास आ जाएंगी। वेरी गुड, वेल टोल्ड। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया कि प्रोडक्ट आपके मार्केट में है, तो प्रोडक्ट की जर्नी कैसी रहती है, मतलब प्रोडक्ट को आप कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? सर अभी मतलब प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, एक्चुअली इसका लाइसेंस अभी नहीं लिया है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए एक फैसिलिटी है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कि हम हमारे पेशेंट्स के लिए अपनी दवाइयां बना सकते हैं, उसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। तो अभी जो प्रोडक्ट है, मैं और डॉक्टर प्रतिभा हम लोग ही अपने पेशेंट्स के लिए, और ये 3 साल मतलब 2021 से, तो जैसे प्रोडक्ट भी होता है ना सर, बहुत सारे लोग, जैसे बिजनेस के लिए मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, और मेरे बिजनेस कोच ने मुझे ये बताया था कि मैम प्रोडक्ट तुरंत बना के लॉन्च नहीं करना है, उसके छोटे छोटे आपको टेस्ट एंड ट्रायल्स लेने। तो हमने शुरू में कुछ ही प्रोडक्ट बनाए थे, चाहे वो ड्रग हो चाहे कॉस्मेटिक में, फिर अपने ही पेशेंट्स में, क्योंकि आपको वहां से सही रिव्यू मिलता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या अच्छा है, क्या और इम्प्रूव हो सकता है। तो हम लोगों ने 2020 से, एक्चुअली 2020-21 से वो जर्नी शुरू की थी। प्रोडक्ट को कई स्टेज में हमने उसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिजाइनिंग से लेके सारी चीजें वो करी, और अभी भी प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे हमने फ्रीली अवेलेबल नहीं कराए, क्योंकि जब तक लाइसेंस नहीं मिलता वो हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ये मानना है सर कि हम ऑथराइज पर्सन के ही थ्रू, मतलब डॉक्टर्स के ही थ्रू वो सेल करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप मार्केट में रखते हैं तो वो जो हमारा कस्टमाइज जो अप्रोच है, वो एक दुकानदार वो चीजें नहीं समझा सकता है जो एक डॉक्टर समझाएगा, क्योंकि
प्रोडक्ट सिर्फ काम नहीं करेगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट सिर्फ काम नहीं करता है, उसके साथ जो बाकी जो आइडेंटिफिकेशन है, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन वो जरूरी है, साथ में डाइट एंड लाइफस्टाइल जरूरी है, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो चाहे वो ड्रग हो। तो हमारा जो प्लान है वो डॉक्टर्स के ही थ्रू इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारने का है, ना कि हम जनरल स्टोर या जो बिग मॉल्स एंड शॉप है। कुछ प्रोडक्ट है सर हमारे एफएमसीजी के भी हमने सोच रखे हैं, जैसे कॉस्मेटिक वाले, बट ड्रग्स हम लोग ऐसे, जैसे बहुत सारी ड्रग कंपनीज हैं कि वेलनेस के नाम पे बहुत कुछ मार्केट में है, हम वैसा नहीं करेंगे क्योंकि हम उस चीज में बिलीव नहीं करते हैं। हमारा ये मानना है अकेले ड्रग कुछ नहीं कर सकती है, और पर्सनलाइज लेवल पे ड्रग ये होना चाहिए। तो इसलिए हमारे दिमाग में है कि ब्लिस वेदास के सेंटर हम डॉक्टर्स को भी, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन करके ब्लिस वेदास में जो जितनी चीजें हमने डेवलप की है, हमने बहुत सारे डिजीजेस के डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉड्यूल, अभी चार्ट्स डेवलप किए सर। आप लोगों का प्रोग्राम वो ज्वाइन करके मेरे दिमाग में आया कि उसको ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम कैसे कर सकते हैं, कैसे वीडियोस के थ्रू, वो बहुत सारी चीजें जो है हम वीडियोस के थ्रू ट्रेनिंग मॉडल डेवलप कर सकते हैं, अपना ऐप डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन कर सकें। और जो हमारा विजन है वो हम सबको, क्योंकि बिजनेस में एक चीज है सर जो आपने भी बोली और मैं भी मानती हूँ कि जो काम रेपिटेटिव है उसको ऑटोमेटेड मोड में डाल देना है। तो आप लोगों ने जो चीजें सिखाई उसको मैं यूज करके ब्लिस वेदास और फाइन फॉर्म में डेवलप करेगा कि हम ऐसे सेंटर, ये जो 2 सेंटर, ये मॉडल सेंटर बनेंगे। और इंडिया ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि ऑल अराउंड वर्ल्ड, और डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी जो है उसकी हेल्प से हम वेलनेस के उसमें एक लैंडमार्क स्टैब्लिश करें, और ऐसे स्टैब्लिश सेंटर और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उनको ट्रेन भी करें, और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दें कि किस तरीके से पूरा जो पेशेंट जर्नी है वो स्मूथ हो, और आयुर्वेद के लिए जो अवेयरनेस है वो स्मूथ हो। और इस प्रोटोकॉल को आपके साथ मिलके हम और डेवलप करना चाहते हैं। जो हमारा अभी तक है वो तो किया है, लेकिन इसमें आपसे बहुत सारे इनपुट्स हम लोग चाहते हैं, ताकि एक और अच्छा बिजनेस मॉडल हम लोग डेवलप कर सकें। क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में सर डॉक्टर्स बहुत पीछे होते हैं, हम भी बहुत पीछे थे, लेकिन जब से मैंने ये एआई वाला वर्कशॉप ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि जिस चीज के लिए मतलब कितना हमने स्ट्रगल किया, वो चीजें एक जगह आपने इतना इजी वे में दे दी है कि बहुत सारा टाइम हमारा बचेगा, और जो चीज हम 5 साल में अचीव करने के लिए सोच रहे थे, शायद मुझे लगता है हम 2 साल में कर लेंगे सर। I can see a little female Dhanvantari in you. सर धन्वंतरी की धरती से हूँ, काशी जो है वो भगवान धन्वंतरी का कर्म क्षेत्र रहा है। तो बस सब धन्वंतरी कृपा है सर। आप लोगों से मिलना भी मैं धन्वंतरी कृपा ही मानती हूँ। मैंने एक रात को चाहा और अगले दिन आप लोगों का दिखना, ये जस्ट कोइंसिडेंस नहीं है सर, ये डॉट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं। और भगवान धन्वंतरी हमारी कृपा, आप लोगों के थ्रू, भगवान डायरेक्ट साक्षात नहीं आते हैं सर, तो हम लोग तो ये मान रहे हैं कि शायद भगवान धन्वंतरी आप लोगों के थ्रू हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वेरी गुड। आपको बहुत सारे गुड विशेस और हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था कि नए जो डॉक्टर्स पास आउट हो रहे हैं आयुर्वेद के, उनको अपना कैरियर कैसे प्लान करना चाहिए? सर पास आउट होने से पहले मैं फर्स्ट ईयर से ही, मैं बोल रही हूँ, कल मैंने लेक्चर लिया फर्स्ट ईयर के बच्चों का, तो मैंने हम्म। पहले दिन ही ये सिखाया कि पहली बात तो डिप्रेशन में नहीं रहना है, और दूसरी लाइन ये बताई कि आप दुधारी तलवार है ये समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आयुर्वेद भी उतना ही अच्छा पढ़ना है, और मॉडर्न, हम इतने लकी है, हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस भी उतना ही पढ़ने को मिल रहा है जितना एमबीबीएस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को अपने को तैयार करना है सर। प्लान करने से पहले तैयारी करनी होती है, हम तैयारी नहीं होंगे तो फिर मार्केट में हम जाके क्या कर पाएंगे। तो 5 साल बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। लोगों के मन में क्या होता है सर, हमें भी बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे, अब कितना तुम लोग पढ़ते हो, डॉक्टर बन गए, अब कितना पढ़ना है, यही तो असली समय है पढ़ने का। तो 5 साल बाद जो आपको निकलना है उसके लिए तैयारी आपको डे 1 से करनी है। आपको आयुर्वेद भी उतना ही अच्छा पढ़ना है, आपको मॉडर्न मेडिकल साइंस भी उतना ही अच्छा पढ़ना है, और फिर अपने आप को टेक्नोलॉजी, जो आज का समय है, क्योंकि अगर आप कितने भी नॉलेजेबल हो, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल रहे हो, तो हम कितने भी अच्छे हो सर, तो फिर मैं एक क्लिनिक तक ही रह जाऊंगी। तो वो चीज है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ अगर आप नहीं बढ़े, तो टेक्नोलॉजी भी जानिए, अपना नॉलेज, नॉलेज तो मस्ट है। अगर आपको किसी युद्ध में जाना है तो आपको पहले खुद को तैयार करना है। तो 5 साल का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करें, और साथ में चीजें देखते रहें कि आगे क्या आने वाला है। जैसे मैंने बच्चों को फ्यूचर दिखाने के लिए आपका जो एआई वाला वर्कशॉप था उसके कुछ स्लाइड्स दिखाए कि फ्यूचर में ये होने वाला है। हम लोग क्या सर सोचते थे, अरे रिसर्च जो कहा जाता है आयुर्वेद वालों को रिसर्च करना चाहिए,
सर कितना रिसर्च हो रहा है हमें पता ही नहीं है, हम थोड़ा दुनिया के लिए एक्सपोज हो तब मालूम चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। सर एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जब मैंने शायद अभी आप जब वाराणसी चैप्टर में आए थे तो मैंने आपसे एक बात कही थी, आपको याद भी होगा, कि सर हम एआई के थ्रू कुछ डेवलप कर सकते हैं, तो आपने कहा था कि कुछ आपके दिमाग में प्लान है। सर आप बिलीव नहीं करोगे, एआई वाला मैंने जो आयुर्वेद का जो एआई टूल्स के आपने डायरेक्टरी दी थी, मैंने उसके पहले नहीं खोली थी क्योंकि खुल नहीं रही थी, तो फिर अमित सर से मैंने हेल्प मांगी तो वो खुला, और जाके सर मैंने आयुर एआई ओपन किया ना, मेरे दिमाग में वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में पहले से था और उसी कॉन्सेप्ट पे मैं काम करना चाहती थी। तो सर सोचिए ऑलरेडी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, हमें पता नहीं है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैंने मेरे हस्बैंड से और डॉक्टर प्रतिभा से ये मॉडल पूरा शेयर किया था, और शायद आपसे भी शेयर किया था कि सर मैं एक वेलनेस सेंटर बनाना चाहती हूँ जहाँ पे इस तरीके से दोष और ये आइडेंटिफाई कोई ऐसा एआई टूल हम डेवलप करें। वो पूरा मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सर बताइए दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, ये रोने से नहीं होता है। मेन है ना, आयुर्वेद के स्टूडेंट डिप्रेशन में जाते हैं और फिर सोचते हैं हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, हमारा एमबीबीएस में नहीं हुआ। डिप्रेस होने के ना करने के 100 बहाने, और करने का सिर्फ एक बहाना है कि हमें करना है और बेहतर करना है। तो सर बस यही है कि अपने आप को अप टू डेट रखिए, अपने आंख नाक कान खुले रखिए, रिसेप्टर्स को अपग्रेड करते रहिए, चीजें हैं वो अपने आप रिसेप्टर के पास चली जाएंगी। तो इसलिए बस काम करते रहना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ग्रेट ग्रेट। आज का जो ये 1 घंटा था, इट इज लॉट ऑफ लर्निंग फॉर मी ऑल्सो। और थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। एंड थैंक मैं यू सर। धन्वंतरी की कृपा पे बनी रहे और आप उत्तर उत्तर प्रगति करें। थैंक यू सो एंड मच वी फॉर स्पेयरिंग नीड टाइम। योर कंटिन्यूअस सपोर्ट, डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी का कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए सर, ताकि हम एक बेंचमार्क स्टैब्लिश कर सकें कि वेलनेस में कंप्लीट वे में किस तरीके से, और ये चीज जल्दी होगी। कर तो सर लेते ही हम, अगर चाह है तो राह है, बट आपके उससे हमें ये जरूर दिख रहा है कि वो चीजें जल्दी, जो चीजें इतनी मेहनत के बाद मिलती, डॉक्टरप्रेन्योर ने बहुत सारी चीजें आसान कर दी है। बस हमें जरूरत है कि हमें उससे क्या लेना है। और मैं सबको यही बोलना चाहूंगी इस लेक्चर के माध्यम से कि इतनी सारी चीजें डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी में हैं, हमें डिसाइड करना है कि उन चीजों को हमें अपनी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारी चीजें पहले दिन मैं भी हुई, बट हमें क्या चाहिए उस टाइम आप उठाइए और आगे बढ़िए, फिर जब जरूरत पड़ेगी फिर देखिए। सब कुछ एक जगह है और रिलायबल सोर्स के थ्रू है। सबसे बड़ी खासियत है कि रिलायबल है, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है कि आज के समय में इतना सब कुछ भरा पड़ा है, किस पे विश्वास करें। तो बहुत थैंक यू सर फॉर गिविंग अस सच अ गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमें हमारी जरूरत का सारा सामान जिन्हीं के फॉर्म में अवेलेबल है। थैंक यू। थैंक यू और सर। ऑडियंस को मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ये डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी क्या है, कैसे काम करते हैं, तो उसके लिंक हमने दी हुई है। उसके नीचे, वीडियो के नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए एंड बी ए मेंबर ऑफ डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। श्योर।